नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अभिषेक और स्वागत है आपका हमारे चैनल बियॉन्ड डिग्रीज पे। दोस्तों, आज हम कंटिन्यू करने वाले हैं अपनी पॉलिटी सीरीज का तीसरा वीडियो। जैसा कि आप लोगों को पता है कि हमने 2 वीडियो ऑलरेडी इस पार्ट में कर लिए हैं। पहले हमने किया था पार्ट 1 जिसमें हमने यूनियन एंड इट्स टेरिटरीज देखा था। फिर हमने पार्ट 2 किया था जिसमें हमने सिटीजनशिप के ऊपर पूरा का पूरा लेक्चर किया था। उसके ऊपर जो भी इंपॉर्टेंट एसएससी के क्वेश्चंस आ चुके हैं उन सबको हमने डिस्कस करके देखा था। इस तरीके से हमने पार्ट 1 और पार्ट 2 खत्म कर लिया था और ये हमारी इस सीरीज का तीसरा वीडियो है। इसमें हम फंडामेंटल राइट्स स्टार्ट करने वाले थे और फिर मैंने जब आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देखे तो मुझे आइडिया लगा कि क्यों ना हम पहले प्रीएम्बल ही एक बार खत्म कर, क्योंकि प्रीएम्बल से आपके बहुत सारे क्वेश्चंस आ चुके हैं पहले, तो अदरवाइज ये प्रीएम्बल मिस हो जाएगा। और इसमें फंडामेंटल राइट जब हम पढ़ेंगे आगे चल के तो इसमें भी प्रीएम्बल का बहुत ज्यादा इस्तेमाल होने वाला है। तो मैं सोचा क्यों ना हम प्रीएम्बल से स्टार्ट कर और पहले प्रीएम्बल के टॉपिक को अच्छे से समझते हैं और उसके बाद फिर हम जो भी पुराने क्वेश्चंस आ चुके हैं एसएससी के पेपर्स में प्रीएम्बल के ऊपर उन सबको सॉल्व करके देखेंगे कि हमें कितना बढ़िया समझ में आ रहा है। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको भी बताया कि हम यहाँ पर प्रीएम्बल पूरा का पूरा देखने वाले हैं, उसके बाद फिर हम इसके ऊपर क्वालिटी क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, अगर आपको मैं अपनी पीपीटी पे आगे लेकर के चलूँ तो ये देखिए आपके लिए मैंने बहुत सारे क्वेश्चन ढूंढ करके लेकर के आया हूँ मैं आपके लिए, और ये सारे हम यहाँ पे सॉल्व करने वाले हैं। बट पहले हमें इसके लिए प्रीएम्बल को एक बार फिर से सही तरीके से समझना पड़ेगा, रिवाइज करना पड़ेगा। उसके बाद भी हम उन क्वेश्चंस को सॉल्व करने की पोजीशन में आ पाएंगे। ज़्यादा देर ना करते हुए शुरू करते हैं अपना वीडियो। इंट्रोडक्शन में क्या है कि प्रीएम्बल क्या कहता है, प्रीएम्बल के बारे में हम यहाँ पे इंट्रोडक्शन लेंगे कि प्रीएम्बल का मतलब क्या है, एक्चुअली में प्रीएम्बल कहना क्या चाहता है, प्रीएम्बल आया कहाँ से, इन सब चीज़ों को हम देखेंगे यहाँ पे। इंट्रोडक्शन में क्या बताता है कि प्रीएम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रेजेंट द प्रिंसिपल्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि जो प्रीएम्बल है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का वो क्या करता है, प्रेजेंट करता है प्रिंसिपल्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। प्रिंसिपल्स यानी कि जैसे कि हमारा लिबर्टी हो गया, इक्वालिटी हो गया, इक्वालिटी हो गया, फ्रेटर्निटी हो गया, जस्टिस हो गया, ये सब क्या है, प्रिंसिपल्स हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के। और ये कहाँ पर मेंशन है, हमारे प्रीएम्बल में। इसलिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि द प्रीएम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रेजेंट द प्रिंसिपल्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन एंड इंडिकेट्स द सोर्स ऑफ इट्स अथॉरिटी। तो यानी कि वो प्रिंसिपल्स को तो दिखाता ही है कॉन्स्टिट्यूशन के, और साथ ही साथ वो इंडिकेट करता है सोर्सेस की तरफ भी। यहाँ पे सोर्सेस क्या है, पीपल के बारे में यहाँ पे बात हो रही है। सोर्स क्या है कॉन्स्टिट्यूशन का, पीपल। क्योंकि जब आपने देखा होगा, जब हम मैं अभी आपको लेकर के चलूंगा प्रीएम्बल की तरफ, मैंने आपके लिए यहाँ पे लगाया हुआ है। लेकिन जब हम प्रीएम्बल अपना पढ़ना शुरू करते हैं तो उससे पहली लाइन क्या आती है, यानी कि प्रीएम्बल क्या कहना चाह रहा है कि हम जो इस देश के नागरिक हैं वो आपको इस देश का कॉन्स्टिट्यूशन भेंट करते हैं। वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग सोलेमनली रिजॉल्व टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया इनटू ए सोवरेन सोशलिस्ट सेक्युलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। तो मैं आपको भी दिखाऊंगा कि प्रीएम्बल दिखता कैसा है हमारा और क्यों वो इंपॉर्टेंट है और क्या क्या उसके इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, उन सब चीजों के बारे में भी आगे डिस्कस करने वाले हैं। तो ये आपने पहला स्टेटमेंट जो है वो समझ लिया कि प्रीएम्बल जो है हमारे प्रिंसिपल्स को भी बताता है कॉन्स्टिट्यूशन में जो मेंशन्ड है, और वो इंडिकेट करता है उनके सोर्सेस की तरफ भी जहां से उनको अथॉरिटी मिलती है, यानी कि पीपल ऑफ इंडिया। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज हो गई प्रीएम्बल के बारे में कि प्रीएम्बल क्या है, वो सारे के सारे जो भी प्रिंसिपल्स मेंशन्ड है कॉन्स्टिट्यूशन में उनके बारे में हमें बताता है, और साथ ही साथ इंडिकेट करता है किस तरफ, जो सोर्स है उन सारे प्रिंसिपल्स का, यानी कि पीपल ऑफ इंडिया, जहां से उनको अथॉरिटी मिलती है। वो कहां से पावर मिलती है, पीपल ऑफ इंडिया से। तो ये हमने यहाँ पे देख लिया। अब हम आगे बढ़ते हैं। इसमें क्या लिखा है, इट वाज अडॉप्टेड ऑन 26 of November 1949 by the Constituent Assembly and came into effect on 26 जनवरी 1950 celebrated as Republic Day of India। ये वही कह रहा है कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन था वो कब बन के तैयार हो गया था, 26 नवंबर 1949 को, और ये इंप्लीमेंट कब हो गया, फिर कह सकते हैं आपकी फोर्स में कब आया, 26 जनवरी 1950 को। ये सारी डेट्स इंपॉर्टेंट है, आप इनको याद करते चलिए। मैं आपके लिए स्टार मार्क लगा दे रहा हूँ यहाँ पे। ये जो भी डेट्स यहाँ पर मेंशन है वो सारी की सारी इंपॉर्टेंट है। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपको याद रखने चाहिए जब हम प्रीएम्बल के बारे में बात करते हैं। याद रखिए या समझिए जैसे आपको सही लगे। अगर आपको लगता है कि आपको नोट्स बनानी चाहिए तो आप नोट्स भी बना लीजिए, बट ये सारे के सारी चीजें जो भी हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो मिस मत करिए कुछ भी। अभी क्या कह रहा है, द प्रीएम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज बेस्ड ऑन ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन। तो ये बोल रहा है कि जो हमारा प्रीएम्बल है जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, इज बेस्ड ऑन ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन। एक ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन जो था वो ड्राफ्ट करके लाया गया था, किसके द्वारा, पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। इट वॉज ड्राफ्टेड एंड मूव बाई पंडित जवाहरलाल नेहरू एंड अडॉप्टेड बाई द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। ड्राफ्ट यानी कि आप एक कह सकते हैं कि ऐसा एक रफ पेपर था पहले, और जो जवाहरलाल नेहरू हमारे पहले प्रधानमंत्री थे उन्होंने इसके ऊपर सारी इनको जो लगा कि जो इंपॉर्टेंट चीजें हमारे देश के बारे में, जैसा उनको लगा था कि ये आगे चल के हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो इन चीजों के बारे में बात करता है। क्योंकि आपको पता है एक चीज बता दूं, यहाँ पे बहुत सारे लोगों को डाउट होता है कि जो हमारा प्रीएम्बल था क्योंकि वो पहले आता है, जैसे ही हमारी कॉन्स्टिट्यूशन स्टार्ट हो गई, ये अगर हमारी बुक है तो ये जो स्टार्ट होगी जब, तो ये पहला जो पेज है इसके ऊपर प्रीएम्बल लिखा रहता है। तो सबको लगता है कि जो पहला वाला पेज है वो तो सबसे पहले लिखा गया होगा, पर जबकि ऐसा नहीं है। पहले क्या हुआ, हमारा पूरा का पूरा कॉन्स्टिट्यूशन जो था वो लिख दिया गया। उसके बाद ये ड्राफ्ट रिजोल्यूशन पेश किया गया प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के द्वारा, और इस ड्राफ्ट रिजोल्यूशन का मतलब क्या था, एक रफ स्केच था। ये इस तरीके से हमें एक ऐसा प्रीएम्बल बनाना है जो कि बताता हो, एक तरीके से वो पूरा क्रक्स है, पूरे कॉन्स्टिट्यूशन में जो कुछ भी लिखा हुआ है वो हमने एक पेज के अंदर उसको समाहित कर दिया है, उसको कहते हैं प्रीएम्बल। तो एक तरीके से क्या बताता है ये एक मोटे मोटे अक्षरों में बता देता है हमें कि कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर किन किन चीजों के बारे में जिक्र है, कौन कौन सी चीजें डिटेल में लिखी गई हैं। उन सब चीजों को मिला करके अगर हम एक पेज पर ले आए उसको हम प्रीएम्बल कहते हैं, सिंपल वर्ड्स में। तो जवाहरलाल नेहरू ने ये ड्राफ्ट स्केच वाला काम किया था प्रीएम्बल का, और जब इन्होंने ये लिख लिया तो इन्होंने ये प्रस्तुत कर दिया कहाँ पर, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में। उसके बाद क्या हुआ, इसके ऊपर वोटिंग हुई, और वोटिंग होने के बाद ये पास कर दिया गया संविधान सभा द्वारा। लेकिन यहां से भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर्म होता है कि प्रीएम्बल जो था वो कब बना था, कॉन्स्टिट्यूशन बनने से पहले प्रीएम्बल बन गया था, या कॉन्स्टिट्यूशन बनने के द्वारा प्रीएम्बल बना था, या कॉन्स्टिट्यूशन कंप्लीट होने के बाद प्रीएम्बल लिखा गया था या फिर बनाया गया था।
तो इसका आंसर क्या है, प्रियम्बल जो था वो सबसे लास्ट में बनाया गया था, जबकि वो आता कहां पर है, फर्स्ट पेज पे। जैसा कि मैंने आपको बताया कहां पर है, फ्रंट पेज पर है, पर बनाया कब गया था, सबसे लास्ट में। ठीक है ना, यहां तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए आपको। अब एक और इसके बारे में इंपॉर्टेंट चीज है, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, चाहे एसएससी का एग्जाम हो या यूपीएससी का एग्जाम, कोई भी एग्जाम हो, ये वाला जो क्वेश्चन है ये तो आपको हर जगह मिलेगा। इट इज नॉट इन्फोर्सिबल इन द लॉ ऑफ कोर्ट। अब क्या है कि क्योंकि इनको कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्सा बना दिया गया है, और प्रियम्बल हमेशा कुछ ना कुछ करके लाइट में रहता है, कई बार इसको अमेंड भी कर दिया गया, एक बार अमेंड भी हो चुका है, और कई सारे इसमें टर्म्स भी ऐड करे जा चुके हैं, वो सब हम अभी आगे चीजें डिस्कस करने वाले हैं आपके साथ। लेकिन क्योंकि ये हमेशा विवादों में रहता है, जो हमारा प्रियम्बल है इसके ऊपर हमेशा बातचीत होती है, तो इसमें से लोगों को लगता है कि ये क्या है, इन्फोर्सिबल है इन द कोर्ट ऑफ लॉ, जबकि ऐसा नहीं है। यानी कि अगर प्रियम्बल में कोई चीज लिखी गई है और देखते हैं कि कोई ऐसी चीज है जो कि उसके अगेंस्ट हो रही है इस देश में, तो उसको लेकर के वो सुप्रीम कोर्ट में या हाई कोर्ट में नहीं जा सकते हैं, क्योंकि प्रियम्बल क्या है, नॉट इन्फोर्सिबल है, यानी कि उसको कहीं पे भी हम इंप्लीमेंट नहीं कर सकते हैं, फोर्सफुल इंप्लीमेंट नहीं कर सकते हैं, नॉट इन्फोर्सिबल इन द लॉ ऑफ कोर्ट। तो यहाँ तक देख लिया हमने। हम एक चीज और यहाँ पे लास्ट लाइन क्या बता रहा है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। लास्ट लाइन क्या बोल रहा है, द प्रियम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वाज इंस्पायर्ड बाय द प्रियम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ यूएसए। जैसा कि हम बोलते हैं वी द पीपल ऑफ इंडिया, उसी तरीके से सबसे पहले किसने ऐसा लिखा था प्रियम्बल। तो अगर आप हिस्ट्री में जाएंगे तो आपको पता लगेगा कि यूएसए वाले जो थे, इन लोगों ने सबसे पहले अपने कॉन्स्टिट्यूशन के साथ प्रियम्बल जो था वो ऐड कर लिया था। तो जब हमें मोटिवेशन की जरूरत पड़ी कि हमें भी यार अपने देश में ऐसा प्रियम्बल चाहिए, हमने कॉन्स्टिट्यूशन बना दिया जो कि हमें लगता है कि दुनिया का बेस्ट है, वहाँ पे दुनिया की बेस्ट जो भी इंपॉर्टेंट लीगल चीजें होती हैं वो सारी मेंशन है, हमने सब तरीके के प्रावधान कर लिए हैं, पर फिर भी हमें लगा कि प्रियम्बल जो है वो एक इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है जो कि मिसिंग है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन से। तो हमने क्या किया, इसको यूएसए से अडॉप्ट किया एक तरीके से कह सकते हैं, और अपने कॉन्स्टिट्यूशन में से जोड़ दिया। तो क्वेश्चन आपका यहाँ से क्या बनता है कि प्रियम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वाज इंस्पायर्ड बाय विच कंट्री। तो आपको क्या आंसर देना है यहाँ पर, यूएसए। ठीक है ना, आइए आगे बढ़ते हैं। ये देखिए आपके लिए मैंने यहाँ पे प्रियम्बल ऐड किया हुआ है, आप लोग इसको ध्यान से पढ़ लीजिए, और एक बार नहीं कम से कम 5-5 बार पढ़िए, क्योंकि ये इतना इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है कि यहाँ से हर साल क्वेश्चन पूछे जाते हैं, घुमा घुमा करके। कोई भी एसएससी का एग्जाम आप उठा के देख लीजिए, यहाँ से दुनिया भर के क्वेश्चन आ चुके हैं, आगे पीछे करके पूछ लेता है यार इनमें से। तो जैसे कि मैं आपको पढ़ के बताता हूँ, वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग, हैविंग सोलेमनली रिजॉल्व टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया इनटू ए सोवरेन सोशलिस्ट सेक्युलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। हम जो भारत के लोग हैं, हम लोग इस देश को ऐसा बनाना चाहते हैं, कैसा बनाना चाहते हैं, जो कि सोवरेन हो, जो कि सोशलिस्ट हो, जो कि सेक्युलर हो, और वो डेमोक्रेटिक भी हो और रिपब्लिक हो। ऐसा हम देश बनाना चाहते हैं अपने देशवासियों के लिए। और फिर आगे बढ़ते हैं हम, तो हमें क्या पता लगता है कि हम जस्टिस चाहते हैं। हमने अपने प्रियम्बल में क्या लिखा हुआ है कि हर तरीके की जस्टिस हम अपने देश में रहने वाले नागरिकों के लिए लाने वाले हैं, जैसे कि वो सोशल जस्टिस, इकोनॉमिकल जस्टिस, पॉलिटिकल जस्टिस, इन सब चीजों के बारे में वर्ड बाय वर्ड हम आगे डिस्कस करने वाले हैं। आप टेंशन मत लीजिए बिल्कुल भी, अगर कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है आप बस मेरे साथ बने रहिए, मैं आपको मेक श्योर करूंगा कि आप एक भी चीज मिस ना करें। आप हर चीज यहाँ पे जो भी इस वक्त आपको दिखाई पड़ रही है एकदम डिटेल में आप समझ के जाएंगे। लिबर्टी, लिबर्टी यानी क्या होता है, आजादी। लिबर्टी को आप हिंदी में कह सकते हैं आजादी, सिंपल टर्म्स में। तो लिबर्टी ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप। अब ये देखिए आप जो आप जैसे देख रहे हैं यहाँ पे जस्टिस है, लिबर्टी, इक्वलिटी, फ्रेटर्निटी। तो क्या करता है, कई बार जो एसएससी होता है वो क्या करेगा, फ्रेटर्निटी को ऊपर भेज देगा और लिबर्टी को नीचे भेज देगा फ्रेटर्निटी की जगह पर। उसके बाद पूछेगा कि क्या ये क्रोनोलॉजिकली सही ऑर्डर में लगे हुए हैं ऊपर से नीचे की तरफ पढ़ते हुए। तो यहाँ पे अगर आपको सही से आइडिया नहीं है, अगर आपने प्रियम्बल को कई बार नहीं देखा है, समझा नहीं है अच्छे तरीके से, तो आप यहाँ पे कंफ्यूज हो सकते हैं। आपको अभी आगे चले क्वेश्चंस भी दिखाने वाला हूँ किस तरीके से इन पे क्वेश्चंस पूछ चुका है। इक्वलिटी की बात करता है प्रियम्बल। इक्वलिटी में क्या कहता है, इक्वलिटी ऑफ स्टेटस एंड ऑफ अपॉर्चुनिटी, यानी कि हम एक समानता का अधिकार देंगे और अपॉर्चुनिटी का भी अधिकार देंगे, यानी कि सब लोगों के पास बराबर अपॉर्चुनिटी रहे। कहीं पे भी जैसे मान लीजिए यूपीएससी का एग्जाम देना है तो सब लोगों के पास अपॉर्चुनिटी क्या है, बराबर है। किसी के पास भी ऐसा नहीं है कि किसी को ऑलरेडी 50 नंबर एक्स्ट्रा मिल चुके हैं। हाँ, वो एक अलग तरीके की बात है कि हमने रिजर्वेशन दिया हुआ है, पर वो भी इक्वलिटी मेंटेन करने के लिए दिया गया है, ना कि वो इंडिफरेंस क्रिएट करने के लिए दिया गया है। ये आपको समझना पड़ेगा, ठीक है। इसी तरीके से हम आ जाते हैं आगे, फ्रेटर्निटी। फ्रेटर्निटी का मतलब हिंदी में या फिर सिंपल टर्म्स में आप कह सकते हैं ब्रदरहुड। ब्रदरहुड से आप फ्रेटर्निटी को समझ सकते हैं। फ्रेटर्निटी एस्योरिंग द डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल एंड यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ नेशन। तो यानी कि हमें भाईचारा बनाए रखना है और इस देश की सुरक्षा और संप्रभुता जो है वो हम सारे जो भी देशवासी हैं उनका कर्तव्य है। एंड लाइन यहाँ पे क्या कहते हैं, इन आवर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली दिस 26th of November 1949 we do hereby adopt, enact and give to ourselves this constitution। ये जो यहाँ पे डेट भी लिखी हुई है ना 26th of November 1949, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से मैं आपको दिखाऊंगा कि एसएससी ने कैसे पहले क्वेश्चंस पूछे हुए हैं। डायरेक्ट डेट उठा के पूछ लेते हैं कि प्रियम्बल जो था वो किस डेट से लागू हो गया था, या फिर प्रियम्बल के एंड में कौन सी डेट मेंशन है, ठीक है ना। तो यहाँ पे एक एक वर्ड जो आप देख रहे हैं ये आपको एकदम अच्छे तरीके से समझ में आना चाहिए। इन चीजों की मीनिंग क्या है, इन चीजों की क्रोनोलॉजी क्या है, इनको हम उड़ा करके नहीं पढ़ सकते, क्योंकि यहाँ पे एक सिंपल एक पेज में आपको दो क्वेश्चन मिल रहे हैं कभी कभी। अभी देखिए प्रियम्बल के कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं जिनको हम डिस्कस कर लेते हैं। तो प्रियम्बल के टर्म्स क्या कह रहे हैं, तो प्रियम्बल क्या कहता है कि वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग सोलेमनली रिजॉल्व टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया इनटू ए सोवरेन। सोवरेन यानी कि ऐसी देश या फिर ऐसी नेशन या फिर ऐसी कंट्री जो कि इंडिपेंडेंट हो, जिस पर किसी भी बाहरी ताकत का कोई भी असर ना हो, उसको क्या कहते हैं, सोवरेन कंट्री। तो इंडिया क्या है, एक सोवरेन कंट्री है। इंडिया क्या है, सोवरेन कंट्री है। इसलिए यहाँ पे हमने
प्रियम्बल में भी इस चीज को मेंशन किया हुआ है। वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग सोलेमनली रिजॉल्व टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया इनटू ए सोवरेन, और सोवरेन के बाद क्या आता है हमारा सोशलिस्ट। ये देखिए पहले सोवरेन आया, ये आपके लिए मैं यहाँ क्लियर कर देता हूँ, पहले सोवरेन आया एंड देन फिर क्या है हमारा सोशलिस्ट। सोशलिस्ट क्या कहता है, अब देखिए यहाँ पे इंडियन सोशलिस्ट जो है वो डिफरेंट है वेस्टर्न कॉन्सेप्ट ऑफ सोशलिस्ट से। आपको बहुत डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, पर मैं आपको ऊपर ऊपर समझा दूंगा जो भी इंपॉर्टेंट है एसएससी के लेवल के लिए। तो इंडियन सोशलिस्ट कैसे डिफरेंट है वेस्टर्न सोशलिस्ट कॉन्सेप्ट से, वो हम देख लेते हैं। कि इंडियन सोशलिस्ट जो है, जो इंडियन सोशलिस्ट है वो क्या करता है, इक्वेलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी की बात करता है। क्या बोलता है वो, इक्वेलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी, यानी कि सभी लोगों को हम बराबरी का अधिकार देंगे कि वो किसी भी एक जगह पे खड़े होकर के compete कर सकें, और जो भी सबसे बेस्ट कैंडिडेट हो उस चीज के लिए चीज को पा सके जिसके लिए कंपटीशन चल रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, इक्वेलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी की बात करता है, इक्वेलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी की बात करता है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। जबकि जो वेस्टर्न कॉन्सेप्ट ऑफ सोशलिज्म है वो क्या करता है, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ कह लीजिए आप, या फिर आप कह सकते हैं रिसोर्सेस अमॉन्ग दी सोसाइटी। तो ये वाला जो है ये क्या है, इंडियन कॉन्सेप्ट है, ये इंडियन कॉन्सेप्ट है, और ये वाला जो है ये वेस्टर्न कॉन्सेप्ट है। कौन सा कॉन्सेप्ट है, वेस्टर्न कॉन्सेप्ट है सोशलिज्म का। तो इन दोनों के बारे में आपको एक मोटा मोटा आइडिया रहना चाहिए कि अगर कहीं इसके आसपास से कोई भी क्वेश्चन पूछता है तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप एकदम ब्लैंक हो गए, आपको समझ में नहीं आया कि यार इंडियन सोशलिज्म क्या है और वेस्टर्न सोशलिज्म। इस वजह से आपके दिमाग में एक ये पिक्चर रहनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं, हम सेक्युलर के बारे में बात करते हैं। तो यहाँ पर भी इंडियन सेक्युलरिज्म जो है वो टोटली डिफरेंट है फ्रॉम दी वेस्टर्न सोशलिज्म और सेक्युलरिज्म। तो ये भी देख लेते हैं, इंडियन सेक्युलरिज्म जो है ये क्या बोलता है, ये बात करता है इक्वल रिस्पेक्ट ऑल दी रिलीजन्स इन दी कंट्री। इक्वल रिस्पेक्ट कह लीजिए आप, समान तरीके से देखा जाता है हमारे यहाँ पे किसी भी प्रकार के रिलीजन को, या फिर आप इस तरीके से देख सकते हैं कि इक्वी डिस्टेंट, यानी कि कोई भी धर्म ऐसा नहीं है जिसको किसी दूसरे धर्म के ऊपर विशेषता दी जाए। इस तरीके से आप इंडियन सेक्युलरिज्म को देख सकते हैं। जबकि जो वेस्टर्न कॉन्सेप्ट ऑफ सेक्युलरिज्म है वो थोड़ा सा कंपेरेटिवली हटके है हमारे यहाँ वाले सेक्युलरिज्म से, क्योंकि आपको समझना पड़ेगा जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं वहाँ पे सेक्युलरिज्म का कॉन्सेप्ट जो है वो उतना पुराना नहीं है जितना इंडिया वाला सेक्युलरिज्म का कॉन्सेप्ट जो है वो इतना पुराना है। क्योंकि हमारे यहाँ पर क्या है, हजारों साल से डिफरेंट डिफरेंट रिलीजन्स के लोग जो है वो साथ में मिलकर के रह रहे हैं। जबकि वेस्टर्न सेक्युलरिज्म जो है वो अभी बहुत नया नया कॉन्सेप्ट है, 200 300 500 साल पुराना मैक्सिमम। इससे पहले वहाँ पे क्या था, एक ही धर्म के लोग, उन्होंने तो डेफिनेशन भी नेशन की इस तरीके से बना रखी है कि वहाँ पर एक ही धर्म के लोग रहने चाहिए। अगर ज्यादा धर्म के लोग रह रहे हैं अगर एक ही साथ एक कंट्री में, तो वो उसको एक नेशन स्टेट या फिर कंट्री की डेफिनेशन भी नहीं मानते। उन्होंने अपनी कंट्री की डेफिनेशन में क्या बोला हुआ है, या तो वहाँ पे एक ही भाषा के लोग रहने चाहिए, या एक ही धर्म के लोग रहने चाहिए, या फिर एक ही जैसे दिखने वाले लोग रहने चाहिए। तो इस डेफिनेशन के हिसाब से तो इंडिया एक नेशन है ही नहीं, जबकि ऐसा कभी भी नहीं है। क्योंकि इंडिया क्या है, मेल्टिंग पॉट ऑफ सिविलाइजेशन। हमारे यहाँ पर क्या है, अलग अलग जगहों से धर्म आए और यहाँ पर मिल मिल के रहने लगे, और यहाँ पर उन सारे धर्मों ने अपना अपना एक सिस्टम बनाया और उसे फॉलो करने लगे। और यहाँ पर किसी ने भी किसी भी दूसरे धर्म के मामले में इंटरफेरेंस कभी भी नहीं की, अनटिल अनलेस अंग्रेजों ने आकर के अपना जौहर यहाँ पर दिखाया नहीं है। ठीक है ना। तो ये जो वेस्टर्न सेक्युलरिज्म है ये क्या कहता है, नो इंटरफेरेंस इन एनी रिलीजन। क्या कहता है, नो इंटरफेरेंस इन एनी रिलीजन। जबकि इंडियन गवर्नमेंट जो है वो क्लियरली बोलती है कि हम सभी धर्मों को बराबर रूप से देखते हैं, इक्वल रिस्पेक्ट टू ऑल द रिलीजन्स इन द कंट्री। बट अगर उन्हें, यानी कि हमारी गवर्नमेंट को या फिर हमारे सुप्रीम कोर्ट को ऐसा लगता है कि जो रिलीजन है वो कहीं ना कहीं जो ह्यूमंस हैं उनकी रिस्पेक्ट नहीं कर रहा है, या फिर जो ह्यूमंस हैं उनको जो बराबरी का दर्जा मिला हुआ है या बराबरी की नजर से देखना चाहिए, उसमें कहीं अगर उनको लगता है कि रिलीजन जो है वो इंटरफेयर कर रहा है, तो इंडियन गवर्नमेंट या फिर इंडियन जो सुप्रीम कोर्ट है वो इंटरफेयर करके उसको चेंज कर सकती है, कंपेयरिंग इट फ्रॉम फंडामेंटल राइट्स गिवन इन द कॉन्स्टिट्यूशन। जैसे कि आपने देखा होगा सबरीमाला जजमेंट आपने देखा था, यहाँ पर महिलाओं को मंदिर में जाने का अधिकार नहीं था। सुप्रीम कोर्ट ने जो विवाद था इसके ऊपर चर्चा की और यहाँ पर अलाउ कर दिया उन्होंने कि वुमेन्स भी जो है वो भी सबरीमाला टेम्पल के अंदर जा सकती हैं। उसी तरीके से आपने देखा होगा ट्रिपल तलाक वाला मामला। ट्रिपल तलाक में क्या था कि यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने देखा कि लॉन्ग टर्म तक, यानी कि पूरी लाइफ टाइम के लिए किसी भी तरीके की पेंशन या फिर कुछ भी ऐसा मॉनेटरी बेनिफिट जो है वो वाइफ को नहीं मिल पाता है। जबकि अगर उसके पास बच्चा भी है तो क्या होता है, बहुत ही ज्यादा बर्डन हो जाता है वाइफ के लिए दोनों चीजों को मैनेज कर पाना। लेकिन उसके बाद भी ट्रिपल तलाक में आप कह सकते हैं कि ऐसा कोई सिस्टम नहीं था कि लाइफ टाइम के लिए पेंशन या फिर ऐसा कुछ दिया जाए। तो जब सुप्रीम कोर्ट ने ये देखा तो उन्होंने जजमेंट दिया और वो चेंज कर दिया। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इंडिया जो है वो इंटरफेयर करता है, यानी इंडियन जो सेक्युलरिज्म है यहाँ पर
हम देखते हैं कि अगर रिलीजन में हमें लगता है कि कुछ ऐसा है जो कि सही नहीं है ह्यूमन सोसाइटी के हिसाब से, जैसे सोसाइटी इवॉल्व कर रही है उस तरीके से इवॉल्व नहीं हो पा रहा है वहाँ पर सिस्टम, तो इंडियन जो सेकुलरिज्म है वो इस तरीके से डिजाइन हुआ है कि हम वहाँ पर इंटरफेयर करके उसको चेंज कर सकते हैं ताकि वो ह्यूमंस के लिए बेटर फिट हो पाए। ठीक है, जबकि वेस्टर्न सेकुलरिज्म में क्या है, बिल्कुल ही उल्टा सिस्टम है। यहाँ पर क्या है, नो इंटरफेरेंस इन एनी रिलीजन, चाहे कुछ भी हो जाए आप इंटरफेयर नहीं कर सकते किसी भी रिलीजन में। तो यहाँ पे हमने सोशलिस्ट देख लिया, सेकुलरिज्म देख लिया। डेमोक्रेटिक क्या होता है, फॉर द पीपल बाय द पीपल ऑफ द पीपल, यानी कि जो डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स हैं वो डिजाइन इसी तरीके से किए गए हैं कि यहाँ पर जो पीपल है, पीपल की विल है, वो भी वही जो है वो सबसे सर्वोपरि है, उससे ऊपर कुछ भी नहीं है। डेमोक्रेसी का मतलब यहाँ पे सब चीज जो यहाँ की सिटीजन है, जो यहाँ की पॉपुलेशन है, वो डिसाइड करेगी क्या होगा क्या नहीं होगा। सारा सिस्टम जो है वो पीपल ओरिएंटेड है, यानी कि सब कुछ जो है वो सिटीजन के ऊपर बेस्ड है, उसे कहते हैं हम डेमोक्रेसी। अब रिपब्लिक और डेमोक्रेसी में एक थोड़ा सा जो मेजर डिफरेंस है वो क्या होता है, रिपब्लिक में क्या होता है कि यहाँ जो प्रेसिडेंट होता है वो या तो नॉमिनेटेड होता है और या फिर वो इलेक्टेड होता है। क्या होता है, वो इलेक्टेड होता है, या तो वो नॉमिनेटेड होता है या फिर वो इलेक्टेड होता है प्रेसिडेंट, बट वो मोनार्क नहीं होता है। क्या नहीं होता है वो, मोनार्क यानी कि राजा, यानी कि किंग। जैसे कि आप यूके में देखते हैं वहां पे किंग है, किंग और क्वीन है वहां पे, तो वहां पे क्या है, वो एक यूके जो है वो रिपब्लिक नहीं है। लेकिन हमारे यहाँ पे क्या है, जो प्रेसिडेंट है वो क्या होता है, चुन के आता है, इलेक्टेड मेंबर है वो। तो इसमें से क्या होता है वो, क्योंकि वो इलेक्टेड है, इसमें से हमारे यहाँ पे जो आप अगर इंडिया का पूरा नाम देखेंगे तो इंडिया के जो यूनाइटेड नेशंस में इंडिया का नाम क्या है, रिपब्लिक ऑफ इंडिया। क्या है, रिपब्लिक ऑफ इंडिया। क्योंकि हमारे यहाँ पे जो सबसे बड़ी पोजीशन है जो प्रेसिडेंट की, वो क्या है, इलेक्टेड या फिर नॉमिनेटेड है, ना कि वो मोनार्च है, यानी कि वो जनरेशन टू जनरेशन ट्रांसफर होने वाली नहीं है। यहाँ पे क्या है, हर बार जब प्रेसिडेंट जो होगा वो चेंज होगा, वो या तो इलेक्ट करके आएगा या फिर नॉमिनेटेड होकर के आएगा। यहाँ पे इस तरीके का सिस्टम नहीं है कि अगर वो प्रेसिडेंट है तो उनका बच्चा क्या होगा, आगे चल के प्रेसिडेंट बनेगा, ऐसा सिस्टम नहीं है। जबकि ये कहाँ पर है, यूके में अप्लाई होता है। तो इसमें से यूके एक रिपब्लिक नहीं है। अगर कभी भी आपको क्वेश्चन आता है तो आप ये ध्यान में रखिए और उसके बाद ही आंसर तक पहुंचने की कोशिश करिए। तो इंडिया का यूएन में नाम क्या है, रिपब्लिक ऑफ इंडिया। लिबर्टी का मतलब क्या होता है यहाँ पर, फ्रीडम। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। ये कहाँ से लिया हमने, कमेंट में आप इसका मेरे को आंसर बताइए कि हमने ये लिबर्टी का जो कॉन्सेप्ट लिया है ये कौन से देश से लिया है। ठीक है ना, इसके बारे में भी आगे और डिटेल में डिस्कस करने वाला हूँ मैं आपको। लेकिन आपको अगर आंसर पता है कि लिबर्टी कहाँ से लिया है हमने, तो आप ये कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए। तो आगे चलते हैं। तो आगे क्या था, फ्रेज यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ नेशन। यहाँ पर यूनिटी और इंटीग्रिटी ऑफ नेशन की बात हो रही है। द फ्रेज यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ नेशन एम्ब्रेस करता है बोथ द साइकोलॉजिकल एंड टेरिटोरियल डायमेंशंस ऑफ नेशनल इंटीग्रेशन। यानी कि जब हम यूनिटी और इंटीग्रिटी की बात करते हैं तो वो ना ही सिर्फ टेरिटोरियल डायमेंशंस को दर्शाता है, बल्कि वो साइकोलॉजिकल डायमेंशंस जो है उनको भी दर्शाता है। जो हम यूनिटी और इंटीग्रिटी की बात करते हैं प्रीएम्बल के अंदर, आपको बताऊंगा मैं आगे अभी कैसे हम यहाँ पे यूनिटी और इंटीग्रिटी में दोनों हम साइकोलॉजिकल और टेरिटोरियल डायमेंशंस को इंक्लूड करते हैं। जैसे कि अगर हम यूनिटी को पकड़ लें, यूनिटी को अगर हम पकड़ के चलते हैं, तो जिसने भी हमारा पहला वाला पार्ट वन वाला जो हमारा वीडियो देखा था, उसमें हमने क्लियरली मेंशन किया था। आर्टिकल 1 में क्या बताता है, इंडिया दैट इज भारत शैल बी ए यूनियन ऑफ स्टेट्स। ये कहाँ पर मेंशन है, आर्टिकल 1 में। तो भी आर्टिकल 1 में मेंशन है, तो ये किसके बारे में बात करता है, यहाँ पे यूनिटी की बात करता है। यूनिटी की बात करता है ना। आर्टिकल 1 क्या कहता है, इंडिया दैट इज भारत शैल बी ए यूनियन ऑफ स्टेट्स। यहाँ पर ये यूनिटी को दिखा रहा है। लेकिन इंटीग्रिटी की बात कहाँ पर आ रही है, तो जो हमारा आर्टिकल 1 है वो यूनिटी को दर्शाता है। और साथ ही साथ वो क्या कहता है कि किसी के पास भी, यानी कि जितने भी स्टेट्स या फिर यूनियन टेरिटरीज हैं इंडिया के अंदर, उनमें से किसी के पास भी अधिकार नहीं है, हैव नो राइट टू सीसीड फ्रॉम द यूनियन। यानी कि उनके पास किसी के पास भी वो अधिकार नहीं है कि वो यूनियन से अलग हो जाएं। वो एक ऐसा डिसीजन ले लें कि हम इस यूनियन से अलग होकर के अपना एक अलग से देश बनाना चाहते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा कि अलग अलग हिस्सों में कई कई बार डिमांड उठती रहती है, बट उनके पास वो राइट नहीं है। उनको राइट्स को दिए नहीं गए हैं कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में कि वो अपने हिसाब से भारत से अलग होकर के अपना एक राष्ट्र बना पाए। तो इसी बारे में यहाँ पे बात की गई है। द फ्रेज यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ नेशन एम्ब्रेसेस बोथ द साइकोलॉजिकल एंड टेरिटोरियल डायमेंशंस ऑफ नेशनल इंटीग्रिटी। जैसे कि आर्टिकल 1 में बोलता है, इंडिया दैट इज भारत शैल बी यूनियन ऑफ स्टेट्स टू मेक इट क्लियर दैट द स्टेट हैव नो राइट टू सेसीड फ्रॉम द यूनियन, इंप्लाइंग द इनडिस्ट्रक्टिबल नेचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। यानी कि इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में ही ये मेंशन है कि जो हमारा जो यूनियन बनाया हुआ है ये इनडिस्ट्रक्टिबल है, यानी कि ये तोड़ा नहीं जा सकता। जबकि यूनाइटेड स्टेट्स का जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें ऐसा कुछ भी मेंशन नहीं है क्लियरली कि ये इनडिस्ट्रक्टिबल है। वहाँ पे मेंशन है यूनाइटेड स्टेट्स के कॉन्स्टिट्यूशन में कि अगर वहाँ के स्टेट्स चाहें तो वो मिलकर के एक नया कंट्री बना सकते। बट वहाँ पे जब भी ऐसा कभी भी वहाँ के स्टेट्स ने अलग होने की बात कही है, हमेशा उस बात को दबा दिया गया है बाय दी वायलेंट फोर्स और डिफरेंट टाइप्स ऑफ लॉज विच आर प्रेजेंट इन यूनाइटेड स्टेट्स कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये कहने के लिए कहा जाता है बस कि वहाँ पर यूनाइटेड स्टेट्स में जो स्टेट्स हैं अगर वो चाहें तो वो एक अलग से अपनी कंट्री बना सकते हैं, क्योंकि उनके कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं भी नहीं लिखा हुआ है कि ये इनडिस्ट्रक्टिबल यूनियन है। वो क्या है, फेडरल स्टेट है। यानी कि यहाँ पे स्टेट्स अपनी मर्जी से साथ में है, तो अपनी मर्जी से अलग भी होना चाहें वो अगर तो हो सकते हैं। पर जब भी वहाँ पे ऐसी कभी कोशिश हुई है तो उसको दबा दिया गया है। यूनिटी और इंटीग्रिटी क्या कहता है, एक तो जो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें क्लियरली मेंशन है कि जो हमारा स्ट्रक्चर है वो इनडिस्ट्रक्टिबल है, यानी कि इसको ब्रेक डाउन नहीं किया जा सकता है।
दूसरा एक इस चीज़ पे ध्यान देता है कि जो हमारे यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट वैराइटीज़ के लोग रहते हैं, जैसा कि मैंने आपको अभी आगे पहले बताया कि हमारे यहाँ पे क्या है, मेल्टिंग पॉट ऑफ सिविलाइजेशन, अलग अलग जगह से लोग आए, अलग अलग दुनिया के कोनों से लोग आए और वो यहाँ करके होके रह गए। तो उनका दूसरा धर्म भी है, उनके पास वो दूसरी रेस भी है, कई सारे ऐसे भी हमारे यहाँ पे हिस्से हैं जहाँ पे अलग अलग कल्चर है, उनका डिफरेंट है टोटली। तो उन सब लोगों को साथ में मिलकर के रहना है ताकि ये जो हमारा देश है वो यूनाइटेड रह पाए। इसकी जो इंटीग्रिटी है, यानी कि जो हमारे सारे जो हमारे यहाँ पे इतने भाई बंधु हैं हमारे, वो सारे अगर साथ में मिलकर रहेंगे तो इंडिया की जो यूनिटी और इंटीग्रिटी है उस पर भी कभी आंच नहीं आएगी। इस स्टेटमेंट से यहाँ पे प्रियम्बल ये कहना चाह रहा है। तो आप देख रहे हैं, आप एक एक वर्ड्स के ऊपर आप एक एक पूरी पीएचडी कर सकते हैं, इतने डिटेल्स में वर्ड दिए गए हैं। लेकिन हमें क्या करना है, हमें पीएचडी नहीं करनी है, हमें क्या करना है, एग्जाम निकालना है, और इसलिए हमें एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ाई करनी है। तो हम बहुत ज़्यादा डेप्थ में नहीं जाएंगे। तो नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं, क्या कहता है। तो जैसे कि आपने देखा कि प्रियम्बल में क्या था, वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग सोलेमनली रिजॉल्व टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया इनटू ए सोवरेन सोशलिस्ट सेक्युलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक एंड टू सिक्योर टू ऑल इट्स सिटीजंस जस्टिस। जस्टिस क्या है, सोशल, इकोनॉमिकल और पॉलिटिकल, तीन तरीके की जस्टिस के बारे में यहाँ पर मेंशन है हमारे प्रियम्बल के अंदर। तो बात सोशल जस्टिस क्या कहता है, देयर शैल बी नो डिस्क्रिमिनेशन। सोशल जस्टिस क्या कहता है, देयर शैल बी नो डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ रेस, रिलीजन, कास्ट, क्रीड एंड कलर। यानी कि ऐसा बोला जाता है ना कि लॉ की नज़र में सब लोगों को एक तरीके से देखा जाता है, यानी कि कोई भी अमीर है, गरीब है, छोटा है, बड़ा है, इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन की नज़र में सब लोग एक बराबर हैं। जैसा कि आपको पता है कि इंदिरा गांधी को भी एक टाइम पे सुप्रीम कोर्ट ने अपनी अदालत में बुला लिया था जब उनको उससे क्रॉस क्वेश्चनिंग करनी थी इंदिरा गांधी से। तो इस तरीके से दिखाता है कि चाहे वो छोटा आदमी हो या बड़ा आदमी हो, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने सबको बराबरी का अधिकार दिया हुआ है। अब इस पर कितने बढ़िया तरीके से काम हो पाया है ये एक चर्चा का विषय है, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर सब लोगों को बराबरी का अधिकार मिला हुआ है। इकोनॉमिक जस्टिस क्या बोलता है, इकोनॉमिक जस्टिस एम्स एट प्रोवाइडिंग इक्वल अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल टू अर्न लाइवलीहुड एंड इक्वल पे फॉर वर्क। इक्वल पे यानी कि इकोनॉमिक जस्टिस क्या बोलता है, ये प्रोवाइड करता है इक्वल अपॉर्चुनिटी, सब लोगों को बराबर अधिकार, समानता का अधिकार, फॉर ऑल टू अर्न देयर लाइवलीहुड एंड इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क। यहाँ की बात कहाँ पर आती है, इकोनॉमिकल जस्टिस में ये बात आती है। क्या, मान लीजिए सेम काम एक महिला भी कर रही है, एक पुरुष भी कर रहा है, तो उनको बराबर वेतन या फिर बराबर मेहनताना दिया जाएगा। इसे क्या कहते हैं, इकोनॉमिक जस्टिस। ये कहाँ पर मेंशन है, हमारे प्रियम्बल में। इट एम्स एट प्रोवाइडिंग इक्वल अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल टू अर्न लाइवलीहुड एंड इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क। हम पॉलिटिकल जस्टिस के बारे में भी डिस्कस कर लेते हैं कि पॉलिटिकल जस्टिस क्या कहता है। तो पॉलिटिकल जस्टिस कहता है प्रोवाइडिंग इक्वल पॉलिटिकल राइट्स टू ऑल विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन, यानी कि सभी लोगों को, जो भारत के नागरिक हैं, उन सबको पॉलिटिकली बराबर अधिकार मिले हुए हैं, यानी कि एक ही तरीके के समान अधिकार मिले हुए हैं, बिना किसी भेदभाव के, बिना किसी डिस्क्रिमिनेशन के। जब यहाँ पे भारत के नागरिकों की बात होती है, कैसे अधिकार मिले हुए हैं पॉलिटिकल जस्टिस के रूप में, तो इस तरीके से यहाँ पे देखिए, मैंने आपके लिए यहाँ पे 4 जो अधिकार हैं मेजर मेंशन कर दिया है। तो पहले क्या कहता है, राइट टू वोट। जितने भी सिटीजन्स हैं भारत देश में, उन सबको बराबरी का अधिकार है वोट डालने का। पहले क्या था, जब ब्रिटिशर्स थे तो वो इस तरीके से सिस्टम लगा देते थे कि अगर कोई भी इंसान है जो कि भारत में का नागरिक है, लेकिन अगर वो $100 से कम कमाता है, 100 USD से कम कमाता है अगर वो, तो वो वोट नहीं डाल सकता है। ये कौन लगाता था ऐसे सिस्टम, ब्रिटिशर्स लगाते थे। या फिर उन्होंने एक टाइम पे ये भी सिस्टम लगाया था कि जो महिलाएं हैं उनको वोट डालने का अधिकार नहीं है, जो सिर्फ पुरुष हैं उन्हीं को वोट डालने का अधिकार है। तो इस तरीके से ब्रिटिशर जो थे वो टाइम टू टाइम पे वो लेकर के आते रहते थे ये वाले सिस्टम, कि केवल यही लोग, ये पार्टिकुलर लोग, केवल अमीर आदमी, केवल गरीब आदमी कभी भी नहीं वोट डाल पाएगा, केवल अमीर आदमी डाल सकता है, या फिर जो वर्किंग एज वाली पॉपुलेशन है केवल वो डाल सकती है, जो महिलाएं वो नहीं डाल सकती हैं। लेकिन भारत का जब से संविधान बना है, आज़ादी के पहले से ही इंडिया ने डिसाइड कर लिया था कि क्या करेंगे, हम 100% वोट करने का अधिकार जो है पूरे देश की जितनी आबादी है उन सबको दिया जाएगा। तो पहला अधिकार जो हो गया वो ये हो गया, राइट टू वोट। दूसरा क्या होगा, राइट टू कॉन्टेस्ट इलेक्शंस। अगर इंडिया के आप सिटीजन हैं और जो वहाँ पे क्राइटेरिया लिखे हुए हैं, जैसे कि मान लीजिए किसी पोजीशन के लिए लिखा हुआ है कि आपकी एक सर्टेन एज होनी चाहिए, आपकी एक सर्टेन एजुकेशन क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, तो अगर आप उन चीज़ों को पूरा कर रहे हैं तो आप इलेक्शन लड़ सकते हैं उस पोजीशन के लिए। तो ये क्या है, राइट टू कॉन्टेस्ट इलेक्शन। यहाँ पे भी ये पूरे इंडिया के जितने भी नागरिक हैं उन सबको समान अधिकार मिला हुआ है। राइट टू फॉर्म पॉलिटिकल पार्टीज, ये तो आपको पता है कि हमारा फंडामेंटल राइट भी है। इस तरीके से राइट टू क्रिटिसाइज द गवर्नमेंट। आप आजकल किसी भी चाय की जो दुकान होती है बगल में आपके चौराहे पे होगी या फिर कहीं भी गली नुक्कड़ पे होगी, आप वहाँ चले जाइए, वहाँ पे आपको जरूर 10 लोग मिल जाएंगे, जो कि आधे लोग जो होंगे वो जो सेंट्रल में इस वक्त पार्टी है उसकी तारीफ कर रहे होंगे, जो आधे लोग हैं वो जो अपोजिशन वाली पार्टी है उसकी तारीफ कर रहे होंगे। तो यहाँ पे दिखाता है कि इंडिया में
क्रिटिसाइज करना गवर्नमेंट को जो है इसकी कोई सजा नहीं है। जबकि अगर आप हमारे जो पड़ोसी देश हैं जैसे कि पाकिस्तान हो गया या फिर चाइना हो गया, अगर आप ऐसा कुछ कर देते हैं यहाँ पर, चाइना में तो सैंक्शन इस लेवल पे है इन चीज़ों पे कि अगर आपने बात भी कर ली। एक आपको इंटरेस्टिंग चीज़ बताता हूँ कि एक बार क्या हुआ था, जो यहाँ पे शी जिनपिंग है, चाइना के प्रेसिडेंट शी जिनपिंग जो है, इन्होंने क्या किया, तो शी जिनपिंग एक जो कार्टून आता था विनी द पू, एक टाइम पे भालू था, एक छोटा बच्चों का कार्टून आता था विनी द पू, उसका नाम क्या था, विनी द पू। विनी द पू से लोगों को ऐसा लगा कि ये सिमिलरिटी है काफी सी जिनपिंग की शक्ल में और विनी द पू की शक्ल में। तो आप ये सोचिए कि जो चाइना की जो साइबर सिक्योरिटी एजेंसी है, उन लोगों ने बैन कर दिया ये कार्टून, या आप कहीं पे शेयर नहीं कर सकते इंटरनेट पे, आप ये वर्ड कहीं लिख सकते इंटरनेट पे, विनी द पू। इस लेवल पे वहां पर क्या है, मैनेज किया जाता है चीजों को, कि अगर सरकार चाह ले कि आप अगर ये चीज नहीं करनी है तो आप ये नहीं कर सकते हैं, और आपकी आवाज भी आप कहीं पे भी बोल के भी इसका विरोध भी नहीं कर सकते, अदरवाइज क्या होगा, आपको गायब कर दिया जाएगा, आपको जेल में भेज दिया जाएगा। इस तरीके से दूसरे देशों में कानून है, पर इंडिया में फिलहाल अभी तक इतना बड़ा कोई इशू नहीं है क्रिटिसाइज करने का गवर्नमेंट को लेकर के। तो ये आज़ादी हमें कहाँ पे मिलती है, ये प्रियम्बल में। जस्टिस हमारे जो 3 तरीके के हैं, सोशल, इकोनॉमिकल, पॉलिटिकल, इनके अंदर ये ऑलरेडी इम्बाइब्ड हैं, इनके अंदर ऑलरेडी ये प्रेजेंट हैं। ठीक है, नेक्स्ट आर्टिकल देख लेते हैं हमारा क्या कहता है। तो नेक्स्ट पार्ट हमारा क्या है, लिबर्टी। हमने प्रियम्बल में देखा था, प्रियम्बल में क्या देखा था हमने, लिबर्टी के बारे में वहां पर जिक्र था, एक बार आप चाहें तो फिर से पढ़ सकते हैं। जस्टिस, सोशल, इकोनॉमिकल, पॉलिटिकल एंड लिबर्टी ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप। किस किस चीजों के बारे में यहाँ पर लिबर्टी मिली है, थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप। तो इनके बारे में भी हम डिस्कस कर लेते हैं क्या कहना चाह रहे हैं ये। तो लिबर्टी का मतलब क्या है, फ्रीडम। लिबर्टी मतलब फ्रीडम, आप एक तरीके से समझ सकते हैं लेमन लैंग्वेज में, आसान भाषा में। द वर्ड लिबर्टी इंक्लूड्स फ्रीडम, तो यानी कि फ्रीडम जो है वो किस तरीके की है, किस किस तरीके की अवेलेबल है, उनके बारे में भी हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। तो लिबर्टी ऑफ थॉट, यानी कि किसी भी चीज को आप लेकर के क्या विचार कर रहे हैं उसकी फ्रीडम है, इसके ऊपर कोई बैरियर नहीं है, आप अपने विचारों को एक्सप्रेस कर सकते हैं, इसके ऊपर भी कोई बंदिश नहीं है। लिबर्टी ऑफ थॉट यानी कुछ भी सोचने का अधिकार, और उसको बयान करने की, उसको व्यक्त करने की फ्रीडम, ये दोनों आपको यहाँ पर प्रियम्बल में और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन्ड है। उसके बाद कोई भी बिलीफ जो आपका है, कोई भी आप भगवान को मानते हैं, आप अल्लाह को मानते हैं, आप गॉड को मानते हैं, उसमें भी कोई बंदिश नहीं है, सभी धर्म को यहाँ पे बराबर तरीके से देखा जाता है। बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप, आप किस भगवान की पूजा करना चाहते हैं, आप नहीं पूजा करना चाहते हैं, आप एथिस्ट हैं, आप जो भी हैं, आप उसमें कोई रोक टोक नहीं है, आप हर तरीके से उसको फॉलो करने के लिए आपको आज़ादी मिली हुई है इस देश में। इसे क्या कहते हैं, लिबर्टी। लिबर्टी जो है उसके इंपॉर्टेंट जो टर्म्स हैं, इनको ये इनसे रिलेटेड क्वेश्चन आपको डायरेक्ट पूछे जा सकते हैं। लिबर्टी कैसी कैसी तरीके की इंडिया में जो है वो अलाउड है, तो लिबर्टी ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप। तो ये आपको एकदम पता होना चाहिए किस किस चीजों की लिबर्टी के बारे में हम बात कर रहे हैं। फिर इक्वलिटी की बात कर लेते हैं। द टर्म इक्वलिटी कॉनोट्स इक्वल स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी टू एवरी पर्सन, यानी कि यहाँ पर इक्वलिटी जो होती है वो यहाँ पे किस इक्वलिटी की बात कर रहे हैं, इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी की बात कर रहे हैं। यहाँ पे क्या कर रहे हैं, इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी। और इक्वलिटी ऑफ स्टेटस का मतलब, जैसा मैंने आपको बताया अभी कि कॉन्स्टिट्यूशन की नज़र में, कानून की नज़र में जितने भी भारत के नागरिक हैं वो सारे क्या हैं, समान हैं, कोई भी बड़ा छोटा अमीर गरीब नहीं है। इक्वलिटी ऑफ स्टेटस, ठीक है ना। तो यहाँ पे इक्वलिटी किस तरीके की है, 2 तरीके की इक्वलिटी है, इक्वलिटी ऑफ स्टेटस एंड इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी। और ये किसको है, अवेलेबल है सारे भारतीय नागरिकों को, एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया जो है वो उनको दी गई है। इसी तरीके से फ्रेटर्निटी भी देख लेते हैं। फ्रेटर्निटी का मतलब क्या होता है, सिंपल टर्म्स में ब्रदरहुड। फ्रेटर्निटी क्या है, ब्रदरहुड। द टर्म फ्रेटर्निटी एम्स टू मेंटेन द यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ नेशन अलॉन्ग विथ ए प्लेज टू प्रोटेक्ट द डिग्निटी ऑफ एवरी इंडिविजुअल, यानी कि हमें पूरी कंट्री जो हमारा यूनियन है उसकी भी हमें रिस्पेक्ट करनी है, इंडिया की, और साथ में उसके अंदर जो नागरिक रह रहे हैं उनकी डिग्निटी के साथ भी कोई खिलवाड़ ना हो पाए, उसका भी हमें खासा ध्यान रखना है, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये ह्यूमन डिग्निटी एज वेल एज जो हमारी पूरी कंट्री है उसकी यूनिटी और इंटीग्रिटी के बारे में बात कर रहा है, कि अगर हम ब्रदरहुड यानी कि एक साथ अगर हम मिलजुल के रहेंगे तो हमें इन चीजों को भी ध्यान रखना है कि इंडिया की जो यूनिटी और इंटीग्रिटी है उससे कोई खिलवाड़ ना होने पाए, और साथ ही जो हमारे देश के नागरिक हैं उन लोगों की भी जो डिग्निटी है वो मेंटेन रहे। जब हम फ्रेटर्निटी तक हमने डिस्कस कर लिया, तो अगर आप चाहें एक बार आप फिर से प्रियम्बल पढ़ सकते हैं, ताकि आपको पता लगे कि हम कहाँ तक पहुँच गए हैं। तो ये देखिए, पहले हमने जस्टिस किया, फिर हमने लिबर्टी के बारे में देखा, फिर हमने इक्वलिटी देखा, फ्रेटर्निटी देखा। तो यहाँ तक हमारा क्या है, ये प्रियम्बल जो है पूरा सही तरीके से हमने पूरा डिस्कस कर लिया है। और हमने ये भी देख लिया कि एक का फोर्स में आ गया था ऑन 26 नवंबर 1949। वी डू हियर बाई अडॉप्ट इनएक्ट एंड गिव टू आवरसेल्व्स दिस कॉन्स्टिट्यूशन। तो इस तरीके से हमने पूरा का पूरा प्रियम्बल जो है अच्छे तरीके से हमने डिस्कस कर लिया है। अब जो कुछ इंपॉर्टेंट चीजें प्रियम्बल के बारे में बोली गई थी, कुछ बहुत बड़े बड़े जो पॉलिटिकल साइंटिस्ट लोग आए थे, इन लोगों ने कई सारी ऐसी चीजें बोल करके गए हैं प्रियम्बल के बारे में जिनसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं। कुछ मैंने आपको यहाँ पर मेंशन कर दिए हैं, और कई सारे ऐसे भी जो हम क्वेश्चंस के थ्रू लर्न करने वाले हैं, जो कि आगे चल के मैं आपसे अभी यहाँ पे क्वेश्चन डिस्कस करने वाला हूँ, जैसे कि हमने स्टार्टिंग में बात की थी।
उनमें भी हम देखेंगे कई सारे ऐसे टर्म्स हैं जो कि प्रियम्बल के लिए यूज किए जाते हैं और प्रियम्बल के लिए यूज किए गए हैं बड़े बड़े पॉलिटिकल साइंटिस्ट द्वारा। तो ये सारी चीजें हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको हमें ध्यान में रखना है। तो पहला जो टर्म याद आता है वो क्या है? द प्रियम्बल इज द मोस्ट प्रीसियस पार्ट। प्रियम्बल इज द मोस्ट प्रीसियस पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, इट इज द सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। ये किसने कहा है? ये दोनों चीजें किसने कही है? पंडित ठाकुरदास भार्गव। इन्होंने क्या किया है? ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर थे। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो थी हमारी, जो कि संविधान सभा थी कह सकते हैं आपको हिंदी में, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो थी उनके मेंबर भी थे पंडित ठाकुरदास भार्गव। इन्होंने क्या बोला था? प्रियम्बल क्या है? इट इज द मोस्ट प्रीसियस पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, क्योंकि एक पेज का ही है, उसके बाद भी सबसे प्रीसियस पार्ट है कॉन्स्टिट्यूशन का। इट इज ऑल्सो दी सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। ये किसने कहा है? पंडित ठाकुरदास भार्गव जी ने। इस तरीके से हमें दूसरे वाले देख लेते हैं। ये भी बहुत बड़े हमारे, ये भी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर थे जब हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन फॉर्म हो रहा था। इनको हम शॉर्ट में क्या कहते हैं? के.एम. मुंशी। आपने जरूर इनका कभी ना कभी नाम जरूर सुना होगा। तो के.एम. मुंशी जो है ये कैसे डिस्क्राइब करते हैं प्रियम्बल को? इट इज द पॉलिटिकल हॉरोस्कोप ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ये क्या है? पॉलिटिकल हॉरोस्कोप इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का। यानी कि एक तरीके से अगर आप प्रियम्बल को सही तरीके से समझते हैं, प्रियम्बल को अगर आप सही तरीके से समझते हैं तो आप भविष्य पता कर सकते हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का। हॉरोस्कोप क्या करता है? एक आम नागरिक का जो हॉरोस्कोप है वो क्या करता है? भविष्य बताने का काम करता है। तो इस तरीके से कह रहे हैं कि जो हमारा प्रियम्बल है वो किसका भविष्य बता सकता है? इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का भविष्य कौन बता सकता है? प्रियम्बल। ये कौन कहता है? के.एम. मुंशी। तो इसलिए ये भी एक इंपॉर्टेंट टर्म है, ये दोनों आप याद कर लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं सब। यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं कई बार और आगे भी पूछने की पूरी संभावना बनी हुई है।